कहा था ना आज मुझे सब्जी रोटी नहीं खानी, कुछ अच्छा खाना है। हाँ बेटा, आज रेस्टोरेंट का बचा हुआ खाना मुझे मिला है, कल सीमा को मिला था, इसीलिए सर ने आज मुझे दे दिया। राधा घर के अंदर जाती है। उसका पति महेंद्र चारपाई पर लेटा होता है। चेहरे पर कमजोरी होती है, वो कानों से ठीक तरह सुन नहीं पाता, इसलिए कई महीनों से काम पर भी नहीं जा पा रहा होता है। पूरे दिन वो ईशा का ध्यान रखने की कोशिश करता है, पर खुद की हालत भी ढंग की नहीं होती। आ गई तुम? बेटा, आज तुझे बहुत याद कर रही थी और इससे तो कितनी ठंड लग रही थी। आते ही बोल रही थी कि मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है। मम्मी, आप भी तो इसका मेरी तरह ही ख्याल रखती हो। मैं तो सुबह से रात तक काम करती हूँ, इसका ध्यान तो आपको ही रखना पड़ता है। हाँ बेटा, इसके लिए तो तू बिल्कुल बेफिक्र रहे, ये मेरी भी बेटी जैसी है। राधा खाने का डिब्बा खोलती है। सभी मिलकर खाना खाने बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के लिए घर का दुख भूलकर सबकी आंखों में सिर्फ सुकून दिखता है। लो, मैं आपकी दवाई भी ले आई हूँ, रोज समय पर दवाई लेना, ये पूरे 1 महीने की दवाई है। ये सब काम मेरा होना चाहिए था, पर तुम कर रही हो। अब छोड़िए भी ये सब बातें, क्या फायदा। आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखिए, हमें अभी बहुत कुछ करना है मिलकर। अगली सुबह जल्दी उठकर राधा घर से काम पर निकल जाती है। सर्द हवाएं तेज तेज चल रही होती हैं। रास्ते में गांव की कुछ औरतें तसले में लकड़ियां जलाकर हाथ सेक रही होती हैं। राधा तेज कदमों से उनकी तरफ से गुजरती है। जैसी राधा आगे बढ़ती है, पीछे से उसकी बातें शुरू हो जाती हैं। देखो बेचारी, रोज सुबह सुबह मर्दों की तरह घर से निकल जाती और शाम को लौटी है। हाँ, पति इसका बीमार रहता और बेटी बेचारी बिना माँ के पल रही है, पूरा दिन दादी के पास ही रहती है। और उसकी दादी भी तो उसे क्या क्या बेकार बातें सिखा देगी, बच्ची भी खराब हो जाएगी। अरे मेहनत तो करती है, पर फिर भी बेचारी का गुजारा नहीं हो रहा, क्या फायदा है ऐसे काम करने का। राधा सब सुन लेती है, लेकिन रुकती नहीं। उसकी आंखों में हल्की नमी और कदम लड़खड़ाने लगते हैं। पता नहीं लोग अपने काम से काम क्यों नहीं रखते, दूसरे के घर में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है। अगर मैं बाहर काम पर जा रही हूँ तो अपनी मर्जी से जा रही हूँ, किसी की मजबूरी से तो नहीं। राधा अपने आंसू पोंछती है, फिर अपने बैग को कसकर पकड़ती है और बिना किसी पर ध्यान दिए आगे बढ़ जाती है। शाम को रेस्टोरेंट में कोई बचा हुआ खाना नहीं मिलता। राधा खाली हाथ घर आती है। घर के कोने में रखा चूल्हा ठंडा पड़ा होता है, न रोटी न सब्जी, घर में खाने को कुछ भी नहीं होता है। आज कुछ नहीं है खाने को। कोई बात नहीं, हम कल खा लेंगे, कल तो मिल जाएगा कुछ। बात तुम ईशा को कुछ खिला दो, वरना उसे नींद नहीं आएगी। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ दे दो ना। हाँ बेटा, तेरे लिए मैं नमक की रोटी बना रही हूँ। सो जा बेटी, सुबह कुछ अच्छा मिलेगा, भगवान से दुआ कर। राधा रोटी बनाती हुई अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाती। बेटी को खाना खिलाने के बाद सब भूखे पेट चुपचाप सोने की कोशिश करते हैं। अगले दिन कड़कड़ाती ठंड होती है। टूटी खिड़कियों से हवा सीटी बजाती हुई अंदर घुसती रहती है। सबके शरीर ठंड से कांप रहे होते हैं। फटे पुराने कपड़े, एक ही रजाई, न गर्म कपड़े होते हैं। दादी, बहुत ठंड लग रही है, कुछ कपड़े दे दो, मैं और नहीं सह पा रही। क्या दूं बेटी, हमारे पास तो कुछ नहीं है, आ जा, इसमें ही गर्मी ले ले। काश, अरे काश मेरी सेहत ठीक होती तो मैं काम पर जा पाता, तो ऐसा नहीं होता। हम हारने वालों में से नहीं है, बस थोड़े दिन और सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना आप सबके लिए, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी ही। परिवार के हर सदस्य ठंड से लड़ रहा होता है। अगले दिन गांव में एक आदमी रिक्शा पर रंग बिरंगी मोटी मोटी रजाइयां बेचने आता है। रजाई ले लो, मोटी रजाई, बच्चों के लिए बढ़िया रजाई ले लो, रजाई ले लो। उसकी आवाज गूंजती है। गांव की औरतें अपनी बचत के पैसे लेकर दौड़ी दौड़ी चली जाती हैं। सब अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए रजाई खरीद रही होती हैं। राधा गेट के बाहर एक कोने में चुपचाप खड़ी होती है। सब लोग रजाई ले रहे हैं, मेरे पास तो खरीदने तक के पैसे नहीं। सब अपने बच्चों को ठंड से बचा रही हैं, पर मैं तो इस काबिल भी नहीं कि ईशा को गर्म कपड़े दिला सकूं। सारे पैसे तो महेंद्र जी की दवाई में चले जाते हैं। मैं अपनी बच्ची को एक सही जिंदगी भी नहीं दे पा रही। अगर इसके पापा काम पर जा पाते तो शायद वो इससे बेहतर कर पाते। राधा की आंखों से आंसू चुपचाप गिर पड़ते हैं। वो जल्दी उन्हें पोंछने की कोशिश करती है ताकि कोई देख न ले। तभी पीछे से सास उसके कंधे पर हाथ रखती है। बेटा, परेशान मत हो, मुझे पता है तू क्या सोच रही है। मम्मी जी देखिए, सब औरतें अपने बच्चों के लिए रजाई ले रही हैं, सर्दी की तैयारी कर रही हैं, और मैं यहाँ खड़ी उनके मुंह देख रही हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर पाती, इतनी मेहनत करने के बाद भी इतने बुरे हालात हैं।
अरे पगली, ये घर सिर्फ तेरी वजह से चल रहा है, वरना हम कब के भूखे मर चुके होते। तू अपने बारे में इतनी बुरी बातें मत सोचा कर। पर ईशा, उसे ठंड लगती है, मैं उसे कैसे बचाऊं मम्मी जी? भगवान पर विश्वास रख बेटा, सब ठीक होगा। किसी दिन हम भी वो रजाइयाँ खरीदेंगे और भी बहुत कुछ मिलेगा। राधा सास के आंचल में सिर छिपा लेती है। अगले दिन सुबह का समय होता है, ठंड बहुत होती है। घर के अंदर राधा जल्दी जल्दी ईशा के बाल संवार रही होती है ताकि उसे स्कूल छोड़कर खुद काम पर जा सके। ईशा मायूस होकर थाली में सामने रखी नमक लगी रोटी को देखती रहती है। मम्मी, आज मुझे नमक की रोटी नहीं खानी, मुझे कुछ अच्छा चाहिए, बहुत दिन हो गए हैं। राधा उसके चेहरे पर उदासी देखकर धीमी आवाज में समझाती है। बेटा, अभी घर में कुछ भी नहीं है और मुझे काम पर भी जल्दी जाना है। अभी तो मैं तेरे लिए कुछ नहीं बना पाऊंगी, पर जब शाम को वापस आऊंगी ना, तब पक्का कुछ अच्छा बनाऊंगी। पक्का मम्मी? झूठ नहीं बोलोगी? हाँ बेटा पक्का, आज तुझे बहुत ही अच्छा खिलाऊंगी। ईशा उसे गले लगा लेती है। राधा रेस्टोरेंट पहुंचती है। बर्तन धोते धोते वो खाना बनाने वाली जगह की ओर बार बार झांकती है। आज शेफ आलू के पराठे बना रहा होता है। गरम तवे पर घी की खुशबू चारों तरफ फैल रही होती है। राधा अपनी आंखों से हर स्टेप नोटिस करती है। आलू उबालना, मसाला मिलाना, लोई बेलना, भरकर बंद करना, फिर तवे पर घी से सेकना। इसी तरह बनाने हैं, बिल्कुल ऐसे। काम खत्म होते देर हो जाती है। वापसी के रास्ते में बचे हुए पैसों से वो आलू खरीद लेती है। घर पहुंचते ही वो तेजी से रसोई में लग जाती है। आलू छीलती है, मसाला मिलाती है, फिर शेफ की तरह बड़े ध्यान से पराठे सेकने लगती है। तवे से उठती खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। ईशा दौड़ती हुई आती है और आंखें चमकने लगती हैं। अरे मम्मी, ये तो बहुत अच्छे आलू के पराठे बने। अब मैं जब भी कहूंगी ना, ऐसे ही पराठे बनाना। राधा के थके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ जाती है। बेटा, तुझे अच्छे लगे ना, बस यही मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। उसी वक्त पीछे से सास कमरे से बाहर आती है। राधा सबको पराठे परोसती है। वो पहली बार पराठे की खुशबू महसूस करके चौंक जाती है। नहीं नहीं बेटा, वाकई बहुत अच्छे बने हैं। मैंने तो ऐसे पराठे कभी खाए ही नहीं। राधा मुस्कुराती है। अरे वाह राधा, आज तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है और बहुत स्वादिष्ट पराठा बनाया है। कहाँ से सीखा इतना बढ़िया बनाना? राधा बस मुस्कुरा देती है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। मेरी मम्मी सबसे बेस्ट है। राधा सबको एक और पराठा परोसती है। अगले दिन दोपहर में ठंडी हवा चल रही होती है। राधा काम पर गई होती है और घर का दरवाजा अचानक खटखटाता है। अरे, आज कौन आया है? वो दरवाजा खोलती है। बुआ जी और फूफा जी सामने खड़े होते हैं। अरे बहन, बहुत दिनों बाद याद आई तुम्हारी, सोचा चलो आज मिल ही आते हैं। सास मजबूरी की मुस्कान के साथ उन्हें अंदर बिठा देती है। ईशा चुपचाप कोने से देख रही होती है। सास इधर उधर रसोई में देखने जाती है, पर डिब्बे सभी खाली, न चाय पत्ती, न दूध, न बिस्किट, बस खाली बर्तन रखे होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। दादी, घर में तो कुछ भी नहीं है, अब आप क्या करोगी? बेटा, ऐसे चिल्ला कर मत बोलो, मेहमानों ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे? तभी बुआ जी और फूफा जी दोनों सुन लेते हैं। वाह बहन, बहू को तो काम पर भेज दिया और घर में चाय तक का जुगाड़ नहीं रखा। अरे सच में हम भी गलत आ गए। सोचा था बैठकर बातें करेंगे, पर यहाँ तो मेहमान नवाजी का भी नाम नहीं है। कमला शर्म से सिर झुका लेती है। चेहरे पर लाचारी होती है। महेंद्र तो बेचारा बेबस है, कुछ कर ही नहीं सकता। अरे चलो भाई, अब निकलते हैं। यहाँ बैठकर क्या करेंगे जब घर में खाने तक को नहीं है। दोनों उठकर चले जाते हैं। दरवाजा बंद होता है। सास उदासी से बैठ जाती है। ईशा धीरे से उनके पास आती है। दादी, ये लोग हमारी इतनी बेइज्जती क्यों कर गए? बेटा, ऐसा ही होता है, जब इंसान गरीब होता है तो समाज क्या अपने भी इज्जत नहीं देते। ईशा उनकी गोद में सिर रख देती है। दोनों चुपचाप बैठी रहती हैं। अगले दिन दोपहर से समय रेस्टोरेंट भीड़ से भरा होता है। हर टेबल पर लोग एक ही आवाज लगा रहे होते हैं। अरे भैया, 2 प्लेट तीखे पराठे पालक वाले जल्दी भेजो। तीखे पालक वाले पराठे चाहिए। रसोई में चारों तरफ हलचल मची होती है, पर शेफ का स्टेशन खाली होता है। अरे ये क्या हो रहा है? आज हमारी स्पेशल डिश कहाँ है? तीखा पालक पराठा। और पराठा वाला शेफ आया या नहीं? अयो सर, उसकी तबीयत बहुत खराब है। उसने मैसेज करके बताया था सुबह। अरे अब बताओ, ये पराठे कौन बनाएगा? यहाँ किसी को नहीं आते ये। सर, मैं तो सिर्फ चाइनीज बनाता हूँ, नूडल्स, मंचूरियन, बस। पालक पराठा मेरे काम नहीं। अयो सर, मैं डोसा, इडली ये बना सकता हूँ, ये सब नहीं आता मुझे।
सर मुझे भी नहीं आता, हम तो इसकी जगह कुछ कर ही नहीं सकते। अरे अगर पराठे नहीं बने तो सारे कस्टमर टूट कर भाग जाएंगे, आज तो नुकसान ही नुकसान होगा। राधा बर्तन साफ करते हुए इस हंगामे को देख रही होती है। उसके दिमाग में तुरंत बात आती है, वही रेसिपी, वही तरीके जो वो रोज चुपके से सीखती थी। वो धीरे से आगे बढ़ती है। सर अगर आप कहें तो मैं बना दूं। अब शेफ एक साथ चौंक कर उसकी ओर देखते हैं। क्या एक हेल्पर अब हमारे लिए खाना बनाएगी? अगर खराब बना तो कस्टमर सिर पर चढ़ जाएंगे। अरे राधा, तुम्हें सच में बना सकती हो? क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? क्योंकि आज जरा से भी गलती महंगी पड़ेगी। हाँ सर, मैंने शेफ सर की हर रेसिपी ध्यान से देखी है, हर स्टेप याद किया है। मुझे पूरा यकीन है कि मैं बिल्कुल वैसा ही बनाऊंगी। रसोई में चुप्पी छा जाती है। ठीक है राधा, आज तुम्हें मौका मिलता है, चलो तुरंत काम पर लग जाओ। राधा के चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में चमक आ जाती है। रसोई का माहौल अचानक बदल जाता है। सबकी निगाहें अब राधा पर होती हैं। राधा ने आटे में पालक का पेस्ट मिलाया, अंदर तीखी हरी मिर्च और चाट मसाला, और उसने जैसा अपना अलग जीरे का तड़का लगाया जो खुशबू फैल जाती है। राधा शांत बस ध्यान से पराठे सेक रही होती है। एक पराठा सेकती है और फिर पूरा ढेर लग जाता है। कस्टमर्स तक पराठे पहुंचते हैं। वेटर्स तेजी से प्लेटें ले जाते हैं। रेस्टोरेंट में पहला निवाला खाते ही, अरे वाह, आज तो पराठे का स्वाद बिल्कुल अलग है। अरे कितना स्पाइसी है, बिल्कुल मजेदार। भाई 2 प्लेट और भेजो। आज तो पहले से 10 गुना स्वाद है भाई। किसने बनाया है ये? अरे ये स्वाद, ये क्रिस्पीनेस कमाल कर दिया भाई। सभी टेबल्स पर एक ही चर्चा तीखा पालक पराठे की। कुछ कस्टमर मिर्ची की वजह से पानी पीते जाते, लेकिन हंस हंस कर कहते हैं, अरे जीभ जल जाए पर खाने का मजा नहीं रुक रहा। रसोई के बाहर पूरा रेस्टोरेंट तालियों से गूंज उठता है। मालिक तेजी से रसोई में आते हैं। आंखों में चमक और चेहरे पर खुशी होती है। राधा, आज तुमने मेरी नाक बचा ली। अगर तुम ना होती तो ग्राहक सब टूट जाते और दुकान का नाम डूब जाता। मालिक, मुझे तो बस यही आता था, सोचा मदद कर दूं, यही मेरा काम है। पास खड़ी सीमा दूसरे हेल्पर गुस्से से राधा को घूरती है। आज तो स्टार बन गई है, कल से मालिक इसे आगे कर देगा तो मेरा क्या होगा? उसके चेहरे पर जलन साफ दिखती है। अगले दिन अब राधा की पहचान बदल जाती है। रेस्टोरेंट में हर कोई उसे राधा दीदी कहकर बुलाता है। राधा दीदी, जरा इस प्लेट में मदद कर दीजिए ना। राधा दीदी, टेबल साफ कर दूं, बर्तन में भिगो आया हूं। सबके चेहरे पर उसके लिए प्यार और सम्मान होता है, लेकिन इसी प्यार की चुभन सीमा के दिल में सुई की तरह चुभती जाती है। कल तक तो बर्तन धोने वाली थी और आज सबकी दीदी बन गई। अब बस इसे मैं चढ़ने नहीं दूंगी। एक दिन रेस्टोरेंट में काम करते करते सीमा चुपके से मालिक के काउंटर में रखे पैसे उठा लेती है। कोई देख न ले इसलिए जल्दी से अपने एप्रन में छिपा लेती है और फिर मासूम चेहरे के साथ मालिक के पास जाती है। मालिक, काउंटर पर जो पैसे रखे थे वो नहीं मिल रहे। क्या? यहाँ से पैसे कहाँ जा सकते हैं? हमारे तो पुराने और भरोसेमंद लोग हैं। इस वक्त वहाँ कौन काम कर रहा था? मालिक, उस समय तो सिर्फ राधा ही वहाँ थी, कोई और नहीं। मालिक का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो तुरंत राधा को बुलाता है। राधा, काउंटर पर पैसे रखे थे, कहाँ हैं? सर मुझे नहीं पता। हाँ मैं वहाँ थी पर मैंने पैसे देखे भी नहीं। अरे झूठ मत बोलो, सीमा ने सब देखा है। मालिक, जिस दिन से मैंने पराठे बनाए हैं उसी दिन से सीमा मुझसे जल रही है। ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। अचानक सीमा रोने का नाटक करती है। मालिक, मैं अपने बेटे की कसम खाती हूँ, राधा ने ही पैसे चुराए, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मालिक ये झूठ बोल रही है, मैंने पैसे नहीं चुराए। मेरी मेहनत, मेरी इज्जत पर भरोसा कीजिए। लेकिन मालिक पूरी तरह से सीमा की बात को मान चुका होता है। बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। राधा, तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। सर प्लीज, मेरे घर का गुजारा इस नौकरी पर है। मेरी बेटी, मेरा बीमार पति, मेरा घर इस काम से चल रहा है। सर निकल जाओ अभी के अभी। राधा की आंखों में आंसू बहते रहते हैं। वो चुपचाप अपना एप्रन उतारती है और धीमे धीमे रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती है। जिस रेस्टोरेंट ने उसे पहचान दी थी उसी ने आज उसे बिना गलती के निकाल दिया। राधा रोते रोते घर लौटती है, चेहरा उतरा हुआ, आंखें सूजी हुई होती है। घर पहुंचते ही सब घबराते हुए उसे देखते हैं। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही है? मम्मी जी, मुझे नौकरी से निकाल दिया। सीमा ने पैसे चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। मालिक ने मेरी बात पर भरोसा ही नहीं किया। मम्मी आप रो मत। काश मैं कुछ कर पाता तो आज तुम्हें ये सब न झेलना पड़ता। राधा बेटा, तूने जो किया अपने परिवार के लिए किया, पर किस्मत भी कभी कभी बहुत बड़ी परीक्षा लेती है। राधा नकली मुस्कान दिखाती है।
अगले दिन से राधा बेरोजगार होते ही घर के हालात और बिगड़ जाते हैं। घर में खाना दवाई सबकी टेंशन बढ़ जाती है। सभी के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देती है। अगले दिन ठंडी सुबह में रसोई में सारे बर्तन खाली होते हैं। मम्मा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। थोड़ा रुक बेटा, अभी देती हूँ। राधा के आंसू छुपाए नहीं छुपते हैं। अरे बेटा, जा ना बराबर वाली दुकान पर, उससे ले आ। राधा दुकान पर जाती है पर दुकानदार उसे भगा देता है। अगले दिन दोपहर में घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता है। ईशा भूख से पेट पकड़े बैठी होती है। तभी पड़ोसन सरता हाथ में ताजा पालक की गठरी उनके घर लाती है। राधा बहन, मेरे बगीचे में आज पालक थोड़ा ज्यादा हो गया था, सोचा कुछ खुद रख लूं और कुछ तेरे घर ले आऊं। थैंक यू। वो आज घर में सच में कुछ भी नहीं था, नौकरी छूट गई है। आज तो समझ नहीं आ रहा था ईशा को क्या खिलाऊं और आप ऐसे टाइम पर आ गई, मानो भगवान ने ही भेजा हो। अरे बहन, जिंदगी है, उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। कुछ चाहिए हो तो बस आवाज देना, मैं तो तेरी बड़ी बहन जैसी हूँ, शर्माना मत। दीदी, आप जैसे इंसान इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। भगवान तुझे खुश रखे सरिता, तूने हमारी बड़ी मदद कर दी। उस पालक का राधा बड़ी मेहनत से तीखे पालक पराठे बना देती है। हल्की हल्की ठंड पड़ रही होती है। घर आज खाने की खुशबू से भर जाता है। सब लोग जमीन पर बैठे होते हैं। राधा गर्मा गर्म पराठे सेक कर सबको परोसती है। राधा, आज तो तूने कमाल कर दिया। पहले तो हमें लगता था पालक भी कोई स्वाद की चीज होती है, पर आज समझ आया कि इसके तो बड़े मजे हैं। वाह, क्या स्वाद है। अरे मिर्ची भी एकदम सही मात्रा में है। राधा, तेरे हाथ में सच में जादू है। आज तो इतने दिनों बाद ऐसे पेट भर करके खाया। मेरी मम्मी तो है ही कमाल की। सबकी आंखों में खुशी भी है और थोड़ी राहत भी होती है। पराठे खत्म होते ही राधा थोड़ा सा बाकी बचे पराठे 2 पेपर के टुकड़ों में पैक करती है। माँ, मैं सरिता दीदी के पास जा रही हूँ, उन्हें भी खिलाकर आती हूँ। राधा सरिता के घर पहुंचती है। दरवाजा खटखटाती है। सरिता दरवाजा खोलती है और मुस्कुराकर अंदर बुलाती है। दीदी, आपने मुझे पालक दिया था ना, ये लीजिए मेरे हाथ के तीखे पालक पराठे, आप खाकर बताइए कैसे हैं। सरिता बैठकर पहला निवाला खाती है। मिर्ची की तेजी से हल्की सीसी करती है पर चेहरा खुशी से खिल उठता है। अरे वाह राधा, तूने तो लाजवाब पराठे बनाए हैं। इतना स्वाद तो मैंने किसी होटल में भी नहीं खाया। सुन राधा, तुझे उस रेस्टोरेंट में हेल्पर बनने की क्या जरूरत है। इससे अच्छा तो तू अपना खुद का तीखे पालक पराठे का ठेला लगा। तुझे ज्यादा पैसा मिलेगा और ऐसा स्वाद लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। राधा एकदम चौंक जाती है। आंखों में सपने चमकते हैं पर डर भी उतना ही होता है। दीदी, ये काम तो बड़े लोग करते हैं जिनके पास पैसा होता है। मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है। पैसों की चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। अगर तुझे किसी भी तरह की मदद चाहिए तो बस कह देना, मैं तेरी बड़ी बहन जैसी हूँ। दीदी, मैं कुछ दिनों में सोचकर बताऊंगी। पहले अपने घर वालों से बात कर लूं, क्या पता उन्हें मेरा ये काम पसंद आए या नहीं। हाँ, बिल्कुल सही, परिवार का साथ होना जरूरी होता है। तू बस हिम्मत मत हारना, क्योंकि तेरे हाथ का स्वाद तेरी किस्मत बदल देगा एक दिन। राधा हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिलाती है और अपने घर की ओर लौटती है। रात के समय खाना खाकर सब चुपचाप बैठे होते हैं। ठंड भी होती है और घर में बस एक पुरानी रजाई होती है। सब उसमें बैठे होते हैं। राधा हिम्मत करके बात शुरू करती है। माँ सुनिए, एक बात बतानी है। आज सरिता दीदी ने कहा कि मैं अपना खुद का तीखे पालक पराठे का ठेला लगा लूं। ठेला? और वो भी बहू चलाएगी? ये अचानक क्या सोच लिया तुमने? माँ, अब रेस्टोरेंट में नौकरी नहीं रही, घर में खाने को भी कुछ नहीं होता। अगर मैं ठेला लगा लूं तो कमाई भी हो जाएगी और हमारे हालात भी सुधर